Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि नेपाल और भारत का जो है बेटी रोटी का रिश्ता है। यानी कि भारत और नेपाल के रिश्तों की जब बात करते हैं तो चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे पीपल टू पीपल कनेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर हमारी संस्कृति की बात हो यानी कि कल्चर की बात हो, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत और नेपाल का बेटी रोटी का रिश्ता है। बहुत सारी शादियां भी नेपाल और भारत के बीच में, लोगों के बीच में होती हैं। हमारा व्यापार जो है होता रहता है। भारत से अगर किसी को नेपाल जाना हो तो किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह का संबंध जो है भारत और नेपाल का रहा है। लेकिन जब से बालेन शाह जो है प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से कुछ ऐसे मेजर स्टेप लिए गए हैं बालेन शाह की तरफ से, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी सी जो है खटास देखने को मिली है। अब सभी को पता होगा कि बालेन शाह जो है वो जेनजी रिवॉल्यूशन के बाद काफी पॉपुलर हुए और एक जो है ये रैपर भी माने जाते हैं, रैपर भी हैं। और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो जेनजी के बीच में काफी ज्यादा हुई और ये जो है चुनाव लड़ने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपने कैबिनेट का गठन किया और कैबिनेट में बहुत सारे यंग जो है लीडरशिप इन्होंने लेकर आए, बहुत सारे मंत्री जो है उनकी उम्र जो है महज 35 साल 30 साल की थी, तो काफी मेजर स्टेप माना गया। उसके बाद से इन्होंने एक से एक चेंजेस लाना शुरू कर दिए, बहुत सारे मेजर स्टेप, मेजर रिफॉर्म किया इन्होंने नेपाल में। उसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी और इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही नेपाल के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे, इनकी पॉपुलैरिटी पे थोड़ा सा दाग लगा। उसके बाद से इन्होंने कुछ और स्टेप लिए भारत के पक्ष में ना होकर, जिससे इनकी और आलोचना शुरू हो गई। क्या हुआ है ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी चीज समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही में जानकारी मिल सके कि क्या बालेन शाह भारत के विरोध में कोई काम कर रहे हैं, क्या बालेन शाह जो है नेपाल जो है वो भारत के पक्ष में ना होकर विरोधियों का साथ दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये है नेपाल एयरलाइंस और नेपाल एयरलाइंस ने कल एक ट्वीट किया था। नेपाल एयरलाइंस ने एक मैप ट्वीट किया और मैप में उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसको माफ नहीं किया जा सकता। उसने भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू और कश्मीर, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। दोस्तों, इस तरह का एक तरीके से बचकाना हरकत, इस तरह की हरकतें दिखाता है कि ये लोग जो है भारतीय सीमा को लेकर कितने ज्यादा संवेदनशील नहीं है। दोस्तों, अगर हम लोग कल जाकर इनका जो मैप है, अगर ये जो मैप है नेपाल का, अगर इतना हम काट कर अगर इसको भारत में शामिल कर दे तो क्या नेपाल के लोगों को ये अच्छा लगेगा? जिस तरीके से इन्होंने जम्मू और कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, इसको काट कर इन्होंने जो है पाकिस्तान का जो है अंग दिखा दिया और पाकिस्तान में शामिल कर दिया। ये जो है एक तरीके से भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी नेपाल एयरलाइंस ने। दोस्तों, नेपाल एयरलाइंस ने जब ये किया, इसके बाद से इनकी काफी आलोचना हुई और इनकी आलोचनाओं से बचने के लिए इन्होंने जो है माफी भी मांगा उसके बाद। लेकिन माफी जो थी वो इस तरीके से नहीं थी जो हमें संतुष्ट कर सके, क्योंकि जिस तरीके से मैप दिखाकर, मैप बनाकर इन्होंने दिखाया था कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी तरीके से इनको दोबारा जो है भारत का मैप बनाकर दोबारा से इनको दिखाना था कि जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है बस एक जो है एपोलॉजी यहाँ पे इशू कर दिया और जो है ट्वीट कर दिया। दोस्तों, इस तरीके से भारत का जो एक तरीके से मैप है, भारत का जो एक ढांचा है, जो हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ हमारा छेड़छाड़ अगर कोई करता है, कोई और देश करता है, तो एक तरीके से हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो एक तरीके से टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठाता है। इसके बाद से देखो तो आप नेपाल की तरफ से ऐसे और भी बहुत सारे स्टेप लिए गए जो कि भारत के पक्ष में नहीं थे। जैसे कि भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड रिलेशन है, बहुत सारे लोग नेपाल से भारत में आते हैं और बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं और परचेज करके वो ले जाते हैं नेपाल में। जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके बाद नेपाल की सरकार ने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, यानी कि कस्टम ड्यूटी लगा दिया। अगर आप कोई भी चीज भारत से, यानी कि खास करके बिहार के बॉर्डर से टच होता है नेपाल, तो वहां से अगर कोई चीज आप खरीद कर नेपाल में ले जाते हैं तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और ये कस्टम ड्यूटी जो थे, ये नेपाल के लोगों के बीच में असंतोष पैदा कर रहे थे, असंतुष्टि पैदा कर रहे थे बालेन शाह के प्रति। और बालेन शाह के लिए जो है एक तरीके से ये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो रही थी और इसीलिए वहां के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था कि किस तरीके से नेपाल की जो सरकार है वो इतना ज्यादा पैसा कैसे हमसे कलेक्ट कर सकती है टैक्स के नाम पे। क्योंकि ये चीजें जो है आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही थी, बहुत पहले से जो है आज से खरीदारी नहीं हो रही है। हजारों साल से लोग जो है नेपाल से भारत में आते हैं, भारत से के लोग नेपाल में जाते हैं और इसके ऊपर कोई टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है जो कस्टम ड्यूटी लगाया गया बालेन शाह की तरफ से, बहुत ज्यादा लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया। और इसको देखते हुए जो है अभी क्या किया इन्होंने, इस पे सरकार को पीछे हटना पड़ा है। देखो दोस्तों, अगर आपको जनता ने चुनकर अगर भेजा है, संसद में भेजा है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आपको जनता के हित में काम करना। अगर जनता के हित में आप काम नहीं करेंगे तो जनता जो है आपके ऊपर आक्रोश जो है पैदा करेगी और इसीलिए भारतीय सामानों पर टैक्स लगाकर घिरी नेपाल सरकार जो है वो पीछे हट गई।
पीछे हट गई और उनको जो है ये चेंजेस करने पड़े। दूसरी एक और मेजर स्टेप लिया इन्होंने, जब ये एक्शन ले रहे थे भारत के खिलाफ तो भारत सरकार ने भी एक मेजर स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि भाई नेपाल में जो है तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम नेपाल में बढ़ने लगे तो नेपाल के जितने भी व्हीकल्स थे, जितने भी मोटरसाइकिल्स और जितने भी गाड़ियां थी, वो सब जो है बिहार की तरफ आने लगी और बिहार से जो है पेट्रोल और डीजल की जो है अपनी पूर्ति कर रही थी। इसको देखते हुए भारत की सरकार ने जो है डिसीजन लिया और उन्होंने जो है मना कर दिया कि भाई आप जो है भारत में आकर किसी भी तरह के वाहन का प्रयोग कर उसमें जो है तेल जो है नहीं भरा सकते। इस तरह का मेजर स्टेप जब लिया गया, साथ ही साथ चाय को लेकर, आपको पता है कि चाय का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है नेपाल में, उसको लेकर भी हमने जो है कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। दोस्तों देखो, टीट फॉर टैट की पॉलिसी होती है, अगर आप जो है अगर तमाचा मारेंगे तो हम जो है उसका जवाब देना जानते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी जो नेपाल की सरकार ने अपनाई थी, उसको लेकर भारत की सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया। और जब ये नेपाल एयरलाइंस वाली कल जो घटना हुई, उसके बाद से एक तरीके से नेपाल और भारत के संबंध के बीच में थोड़ी सी तो खटास देखने को मिली है। हालांकि नेपाल एयरलाइंस ने उसके बाद माफी भी मांग ली। दोस्तों आपको पता हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जिस युद्ध की शुरुआत की थी उसको आज 60 दिन हो चुके हैं लगभग, और 60 दिन बाद भी किसी तरह का कोई निर्णय यानी कि कोई परिणाम, कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज सुबह की जो घटना है वो आपको बता देते जाऊं कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमेशा ये दावा किया है कि मैंने रुकवाया भारत पाकिस्तान का युद्ध, और भारत और पाकिस्तान जो है मेरे सामने आए और भारत पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स थे उन सब ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि डोनाल्ड साहब आप जो है इस युद्ध को रुकवा दीजिए, नहीं तो हजारों करोड़ लोग जो है मारे जाएंगे। और उनके रिक्वेस्ट पे मैंने जो है इस युद्ध को रुकवाया, नहीं तो न्यूक्लियर अटैक हो सकता था दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। दोस्तों आपको बताते जाऊं कि ये जो क्लेम करते हैं हमेशा डोनाल्ड ट्रंप, इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जो है कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की जो अंदर की बात है वो हमें जानने को मिली। अंदर की बात क्या थी कि मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने वह ऑपरेशन इसलिए बंद नहीं किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने यह क्लेम किया कि भारत जो है वो लड़ने के काबिल नहीं था, भारत जो है लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, यह कहना है डिफेंस मिनिस्टर का। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रखा, यानी कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अपनी मर्जी से, अपने चॉइस से और अपनी शर्तों पे यानी अपने कंडीशन पे इसको रोका है। ये जो है रिप्लाई है डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो है रिप्लाई है शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान को। ये दिया है किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अगर जरूरत पड़ती तो हम सब लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। हमारी सर्च कैपेसिटी यानी कि अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है, और पहले से और अधिक दुरुस्त है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। ये बयान जो है एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है कि मैंने रुकवाया भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये दावा जो है पूरी तरीके से खारिज कर सकता है, खारिज कर भी देता है। दोस्तों एक और बात है, 60 दिन हो चुके हैं इस वॉर को, कंक्लूजन कोई नहीं है, निष्कर्ष कोई नहीं है, लेकिन इसका असर जो है, इस वॉर का जो असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, खास करके भारत पर। भारत पर क्या असर पड़ा है इसको देखते रहिए। भारत के झंडे वाले 14 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, और ये 14 जहाज जो है ये अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर उसको पास करके भारत में नहीं पहुंचे, और इसके वजह से भारत में क्रूड ऑयल से लेकर के गैस यानी कि नेचुरल गैस की किल्लत हो गई है। और किल्लत जब भी होती है तो जाहिर सी बात है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप समझते हैं, जब सप्लाई कमी हो और डिमांड ज्यादा हो तो किसी भी चीज की प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी करंट जो स्टैंड है, आज का जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, 14 जो है जहाज अभी भी फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अमेरिका युद्ध के 60 दिनों बाद भी नहीं निकाल पाए हम। ये हमारी एक तरीके से सबसे बड़ी हार भी मानी जा रही है, हमारी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। 4 साल की नई ऊंचाई पर जो है कच्चा तेल पहुंचा है, और $121 प्रति बैरल जो है ये हमारा जो है करंट जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो चुके हैं। तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से लेकर गैसेस के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसका जो है आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि $21 प्रति बैरल जो है वो पहुंच चुका है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट बंद करनी पड़ सकती है, एयरलाइंस की गुहार मदद करे सरकार। ये हालात हो गए हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ सकती है, फ्लाइट्स बंद करनी पड़ सकती है। ये हालात हो गए हैं क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द ईरान एंड अमेरिका, और ये जो ईरान अमेरिका और इजराइल का ये जो वॉर है, इसकी वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है इकोनॉमी पे कितना ज्यादा पड़ रहा है, इसका इस न्यूज से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। इंडियन एयरलाइंस वॉन कोलैप्स ओवर सोअरिंग फ्यूल कॉस्ट। और इसका कारण क्या है? ये सारे विमान कैंसिल क्यों हो रहे हैं, चाहे बंद क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ फ्यूल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूज है आज एक तरीके से हमारे जितने भी जो मिडिल क्लास के साथ साथ जो जितने भी लोग हैं उन सब पर असर पड़ने वाला। किस तरीके से असर पड़ेगा? महंगाई का झटका। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है 993 रुपए बढ़ाए गए, 993 रुपीज। 993 रुपए जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। और अभी जो है अगर इसके प्राइसेस देखें तो 3071 रुपए जो है हो गए हैं गैस के सिलेंडर के दाम। और याद जो है आप देखना, आपने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन खत्म हुआ, अभी बंगाल में हो, बाकी सारे जो स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, आसाम में इलेक्शन हो रहे थे, वो सारे इलेक्शन खत्म हो गए हैं और आने वाले समय में 3-4 दिन में आपको जो है परिणाम यानी कि रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे।
इलेक्शन की वजह से, मैंने आपको पहले भी बता रखा था वीडियोस में कि इलेक्शन की वजह से सरकार जो है किसी तरह की महंगाई नहीं करने वाली है, किसी तरह के दाम नहीं बढ़ाने वाली है किसी भी चीज का, क्योंकि जैसे ही अगर दाम बढ़ेगा तो हो सकता है उसका इलेक्शन का जो रिजल्ट है उस पर जो है गहरा असर पड़े। लेकिन जैसे ही आज जो है चारों तरफ इलेक्शन खत्म हो गए हैं, चुनाव वोट डाले जा चुके हैं, तो अब जो है सरकार ने लगभग जो है 993 यानी कि लगभग 1000 रुपए जो है बढ़ाए हैं गैस सिलेंडर के नाम में। फिर आप देखिए यहाँ पे तो 5 किलो वाला जो छोटू सिलेंडर था उसका भी जो है 261 रुपए, यानी कि 993 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर और जो छोटू सिलेंडर, दोनों के दाम जो है बढ़ाए गए हैं, यानी कि 1000 रुपए का जो है दाम बढ़ाए गए हैं। देखो एक चीज आपको समझना होगा, 7 दिन पहले जब ये वॉर शुरू हुआ था, फरवरी में 28 फरवरी के आसपास जब ये वॉर शुरू हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये वॉर जो है इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, और इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट जो हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है वो अब दिखना शुरू हो गया, और आने वाले बहुत समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा। आपने एक बात और देखा होगा कि जीडीपी में हमारा जो इकोनॉमी है उसमें भी हमारे पायदान जो है नीचे जा चुका है। ये सारे जो है इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान, अमेरिका और इजराइल। और ये अभी भी जो ये युद्ध जो है चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो कंडीशन जो चलाना चाहता है, जो कंडीशन जो मनवाना चाहता है अमेरिका ईरान के ऊपर, ईरान उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और जो सीज फायर हुआ था वो सिर्फ कहने के लिए सीज फायर हुआ था, जो मेडिएशन कर रहा था पाकिस्तान वो सिर्फ कहने के लिए मेडिएशन कर रहा था, इसका कोई रिजल्ट और कोई निष्कर्ष देखने को नहीं मिला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो युद्ध था ईरान, अमेरिका और इजराइल का, इसका कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला, बल्कि हमें इसका सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंपैक्ट ही पड़ा है। और इस निगेटिव इंपैक्ट को कौन झेल रहा है? तो हम झेल रहे हैं, आप झेल रहे हैं, सरकारें तो नहीं झेल रही हैं, आम आदमी जो भारत का 140 करोड़ देशवासी है वो झेल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो ये जानकारी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखिए।